अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ मुतहर्रिक है और पीडीएम को टफ टाइम देने के लिए पर तोल चुकी है। एक जानिब पंजाब असेंबली तहलील करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की तैयारी है, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के साथ दो हाथ करने के लिए पीटीआई ने कौमी असेंबली में वापस जाने का इंदिया दे दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज मीडिया बात करते हुए कहा कि हुकूमत हमारे साथ बैठे और मुज़ाकरात करे, वरना हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार है। ये है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और हम जॉइंटली एक इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो फिर देखिए, पाकिस्तान से आगे तो कोई भी नहीं। हमें पाकिस्तान के लिए जो है इंशाअल्लाह इस हुकूमत को घर भेजना होगा और पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 90 दिनों से एक दिन भी आगे नहीं होने चाहिए। इधर फवाद चौधरी ने असेंबली में वापस जाने और वफाकी हुकूमत को घर भेजने की बात की और उधर स्पीकर कौमी असेंबली के तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया, जिससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत को पीटीआई की ऑफर कबूल नहीं। नाज़रीन, हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तो तैयार नहीं, हाँ, मगर भारत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए वज़ीर आज़म साहब तैयार हैं और कहते हैं कि इंडिया के साथ फजूल की कशमकश और मुखासमत से निकलना चाहिए। 11 अप्रैल 2022 की रात को हल्फ लेते वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई के साथ भी मखासमत खत्म करने और उन्हें साथ लेकर चलने का कहा था, मगर आज तक हाथ आगे नहीं बढ़ा और मुज़ाकरात नहीं किए। अगर कभी किसी ने मुज़ाकरात की पेशकश की भी तो वो सियासी मुफादात की भीड़ चढ़ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि रिजीम चेंज के बाद से कौमी असेंबली से इस्तीफे देकर सड़कों पर थी, आज वापस असेंबली जाने का इंदिया दी है। ताहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में वापस जाने का सवाल किया गया तो उनका यह कहना था कि इस्तीफों के बाद असेंबली में वापसी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जनाब ख्वाजा साहब की बात बजा, मगर उन्हीं की जमात के ख्वाजा साद रफीक और इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई को कौमी असेंबली में वापस आने की दावत देते रहे हैं। मैं तो पीटीआई के वोटर्स को कहता हूं कि इनको किसको वोट देते हो आप? ये आपके वोट की तौहीन करते हैं। आप वोट देके इनको भेजते हो, ये वहां पे इस्तीफे देके वापस आ जाते हैं। ये तो बच्चों वाले काम है। बच्चों वाले काम इस उम्र में हम करें अच्छे लगते हैं? तो मैं आज भी ये कहूंगा, आप कौमी असेंबली में वापस आओ, वहां आके डायलॉग करो, वहां आके इख्तलाफ करो। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, आए पार्लियामान का हिस्सा बनो। अगर आप जमहूरी किरदार नहीं अपनाएंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते। जो वज़रा तहरीक इंसाफ को कल तक असेंबली वापस आने की दावत देते रहे, आज पीटीआई की वापसी का सुनकर तनकीद करना शुरू हो गए। जो कल तक सूबाई असेंबलियां तहलील करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उकसाते रहे, वो बाद अज़ां असेंबली बचाने के लिए गठ जोड़ करते नजर आए। नाज़रीन, गरीब फाका कशी पर मजबूर हैं, हुक्मरान मौज मस्ती में मसरूफ है और अपोजिशन धींगा मुश्ती करती नजर आती है। हमारे मुल्क में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आ सकती है और वो कामयाब भी हो सकती है। सूबाई असेंबलियां सियासी मकासद के लिए तहलील की जा सकती हैं, मतलब के लिए अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफर मुस्तरद भी की जा सकती है और जाती मुफाद के लिए चोरों डाकुओं को सीने से लगाया भी जा सकता है। खजाना लूटने वालों को माफ किया जा सकता है। इक्तदार के लिए एक पार्टी दूसरी में जम हो सकती है। यहां छोटी जमातें मिलकर जीडीए बना सकती हैं और इक्तदार के हुसूल के लिए यहां पीडीएम भी बन सकती है। मुआशरे की हालत ले रहम हो सकती है। कातिल को बाइज्जत बरी किया जा सकता है। जिंदा इंसानों को जलाने वालों को भी रिहा किया जा सकता है। यहां सब कुछ हो सकता है, सिर्फ अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते, कौम के मुफाद में फैसले नहीं हो सकते, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कानून नहीं बन सकता और गरीब के हालात नहीं बदल सकते। मौजूदा मुल्की हालात में सियासी टकराव, मुआशी बहरान के खात्मे, इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करने या फिर इंतखाबात की तरफ जाने के लिए आखिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो अपनाया जाना चाहिए और जिससे
मुल्क के अंदर इस्तेहकाम और बेहतरी आए, इसी पर बात करेंगे। मैं आपको अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। शौकत पराचा साहब, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम रोज बैठकर ये गुफ्तगू करते हैं कि आए बैठें और बात करें, और जब कोई तैयार हो जाए, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब ये इंडिया दे दे कि हम असेंबली में वापस जा रहे हैं, तो फिल फौर थरथली मच जाती है और 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं। ये बुलावा दे रहे हैं या फिर जवाब दे रहे हैं? जो कुछ भी है, चाहे बुलावा है या जवाब है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सियासी सूरत हाल में रह रहे हैं जिसमें तसादुम है, कॉन्फ्रंटेशन है, जिसमें तनाज़ात हैं और आगे बढ़ने, मुल्क को आगे बढ़ाने की प्रायोरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कभी इमरान खान ने कहा था 35 पंक्चर, तो आज वो 35 पंक्चर का जवाब इधर से आ गया। तो ये टिट फॉर टैट है। कल उन्होंने असेंबली, पंजाब असेंबली तोड़ी, कल यही मरकज वाले पंजाब असेंबली तोड़ने की जो पीछे रीजन हैं, लॉजिक्स हैं, नीयत है, उस पर क्वेश्चन कर रहे थे। आज इन्होंने खुद जवाब दे दिया कि नहीं, चूंकि आप अब इधर आना चाह रहे हैं। और पहले देखें, पहले 11 जो है वो इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर किए थे, दो रिजर्व सीट थी और बाकी 9 जो है वो फ्रंट लाइन लीडर नहीं थे। उसमें 2-3 थे, फरूक हबीब साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे। लेकिन आज जो 35 आए हैं ये तो एक्सक्यूज मी, पूरी पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है उसको स्पीकर ने उड़ा के रख दिया है। मैंने अपने ज़राए से चेक किया कि कब ये इलेक्शन कमीशन को भेजा गया, तो मुझे ये मालूम हुआ कि आज ही कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ये स्पीकर का फैसला या स्पीकर की मंजूरी भिजवाई थी इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन ने आज ही उनको डी नोटिफाई कर दिया। लिहाजा टॉप लीडरशिप जो थी, जिसमें से लीडर ऑफ द अपोजिशन किसी ने बनना था, किसी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना था, या किसी ने और पार्लिमानी लीडर का ओहदा लेना था, तो कम अज कम जो टॉप लीडरशिप है, परवेज खटक साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, जरताज गुल साहिबा हैं, जितने टॉप लीडर थे वो सबको आज स्पीकर ने डी नोटिफाई करवा दिया। ये लीगली ठीक है, ये आईनी तौर पर ठीक है, लेकिन जिस माहौल की और तनाव की आप बात कर रही थी, बिल्कुल मैं सेकंड करता हूं कि मुल्क के मसाइल, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाए या एक एक मुल्क से पैसे मांगने पड़े। हमारी लीडरशिप कम अज कम एक दूसरे को जवाब दे रही है, टिट फॉर टैट कर रही है, गजल आ रही है, लेकिन मजाल है कि कोई मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए शायद ही कोई बैठे इस तरह से। हम तो वेलकम कर रहे थे। हिंसा है ना शौकत पराचा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वासिक कयूम ने हमें ज्वाइन किया है। वासिक, मुझे ये बताइएगा कि ये 35 जो हल्के हैं, अब इस पे बाय इलेक्शन का अगर कहते हैं, आप लोग तैयार हैं? हम लोग जो, अगर पूछा जाए तैयारी के लिए, तो हम लोग तो पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और आज का ये जो 35 सीटों को इन्होंने एकदम डी नोटिफाई किया, और इलेक्शन कमीशन ने तो सांस लेने का मौका भी नहीं दिया, ऐसे डी नोटिफिकेशन निकाला जैसे आप भी तो नहीं देते ना पीडीएम को मौका। नहीं, हम तो देखें ना, हम ये कहते हैं कि चूंकि ये जमहूरियत है तो अवाम को इसका फैसला करने दें, ना कि दूसरे इदारों को फैसला करने दें जिनको जो जमहूरियत के अमल में रुकावट बन सकते हैं। अब मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि एक इतना बड़ा इदारा हो और वो इस तरह से अपनी बाइसनेस शो करेगा, तो इससे आपका आने वाला इलेक्शन मजीद मुतनाज़ा होगा, क्योंकि इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, इलेक्शन नहीं रुक सकता, क्योंकि पाकिस्तान के खजाने खाली हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी नहीं है कि वो जाके किसी से पैसे लेके आए या निगोशिएट करे, और किसी बेसिस के ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कैसे है? आपके 35 लोग 11 पहले इस्तीफे मंजूर किए, उसमें से शकूर शाह साहब चले गए वापस, उन्होंने कोर्ट से जाके कहा कि जी मैंने तो नहीं दिया। अब 35 उन्होंने मंजूर कर लिए हैं, वो तो आपकी तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। तो आपने अगर उनको हटाना है इक़्तिदार से, तो आपके पास क्या फॉर्मूला पीछे रह गया है? इस तादाद को कम करने के हवाले से जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, उसके बावजूद हाउस के अंदर अपोजिशन लीडर और उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी में, दोनों में चेयरमैन हमारा ही, अपोजिशन लीडर भी हमारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी हमारा। ये सबसे ज्यादा मैटर जो करते हैं हाउस की कमेटीज के अंदर, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है और अपोजिशन लीडर मैटर करता है।
लेकिन सवाल ये नहीं है जी, बात ये है कि जो तरीक़ाकार उनसे इसी बात की तवक्को थी जो उन्होंने किया, बट हम इसका कोई ना कोई कानूनी इसका तरीक़ाकार ज़रूर इख्तियार किया जाएगा। बिकॉज हमारे अभी पहले तो ये जवाब बना के बैठे हुए थे कि भाई ये इंडिपेंडेंटली हर बंदे को बुला के सुनूंगा और इस्तीफे दूंगा। तो स्पीकर को उसकी सीट इजाजत देती है कि वो इतना बाइस हो जाए अपनी जमात की खातिर? नहीं, लेकिन आप लोगों ने भी तो ये बात कही थी ना वासिक कि हम लोगों ने दे दिया है, रिटर्न लिख दिया है, ये फर्दन बुला के इन पर्सन बुला के बात करने का क्या तुक बनती है? आप लोगों का भी तो ये मौकिफ था। हमारी लोकल जुबान में ना एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं त्रा निकालना। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि खान साहब ने सिर्फ ये कहा कि हम वापस जाने के लिए सोच रहे, फैसला नहीं किया। ये हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, और इनका त्रा निकल गया और इन्होंने आज के दिन ये कार्रवाई कर दी। मेरी बात को समझे थोड़ा सा, ये जरूरी तो नहीं है कि हम चले जाते, अभी तो हम सोच रहे हैं ना, जब फैसला करेंगे तो चले जाते। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आप उनका रिएक्शन देखें, यानी कि सिक्का चल रहा है खान का, इन्होंने हर वो काम करना है जिसके ऊपर खान साहब कहेगा मैंने करना है, इन्होंने उसके ऑपोजिट चले जाना है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर हमें यकीनन कोई ना कोई हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट तो करेंगे, और अगर वापस चले गए हमारी सेहत पे इसलिए कोई बड़ा असर नहीं है, इलेक्शन हम जीत जाएंगे। अब आप सोचे ना कि पूरे मुल्क में वावेला मच गया जब हमने 20 में से 15 सीटें और 9 में हो गया, 11 में से 2 जो थी हमारी वो स्पेशल सीट थी, और 9 में से 8 सीटें जब हमने जीती। चले, अगर आपने सिर्फ तरा निकालना था ना तो शायद मेरा ख्याल है वो कामयाब हो गए, लेकिन अगर आपने जेन्युइनली पराचा साहब, अगर पीटीआई ने जेन्युइनली वापस जाना था और जेन्युइनली इलेक्शन मांगने थे, या जो इंटरम गवर्नमेंट है उस पर बातचीत करनी थी, तो फिर आपको लगता है कि इनका फॉर्मूला चला गायब हो गया, खराब हो गया फॉर्मूला? मैं तो आपसे पहले गुजारिश कर रहा हूं कि टिट फॉर टैट चल रहा है कि कुछ ये करेंगे तो आगे से जरूर जवाब आएगा। अब आगे से जवाब आज आ गया। स्पीकर ने तो जो स्पीकर के पास प्रीरोगेटिव है उन्होंने यूज किया है, ये रूल 43 है, रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ हाउस नेशनल असेंबली का। उसके मुताबिक स्पीकर डिले कर सकता है, रख सकता है, ऑन द प्रीटेक्स्ट के स्पीकर कहे कि मैं कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के जरिए या किसी एजेंसी के जरिए तहकीकात कर रहा हूँ, ये विलफुल है, वॉलंटियरली है, इस्तीफा किसी दबाव के बगैर है। और ये सीरीज तो उन्होंने रखी है ना, 11 पहले उन्होंने रिजाइन एक्सेप्ट किए थे। पीटीआई को ये मालूम होगा डेफिनेटली, सारे सीनियर लोग हैं कि बाकी जो पेंडिंग लिस्ट पड़ी है स्पीकर के पास वो किसी वक्त भी इनको डी नोटिफाई कर सकते हैं। हाँ, दरमियान में कुछ सोर्सेस से ऐसी खबरें छपी थीं कि पीडीएम ने फैसला किया है कि अब हम किसी को डी नोटिफाई नहीं करेंगे, आज कर दिए उन्होंने। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि जो हल्के खाली हुए इन पर तो इलेक्शन करवाना पड़ेंगे 90 डेज के अंदर अंदर, जैसे पहले 9 हलकों पे इलेक्शन करवाए गए। अब मौलाना फजलुर रहमान से मंसूब एक बात आ रही है कि जी हम इन 35 हलकों पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाद में हम उसकी रीज़न देंगे, या खुद पीटीआई कहे कि जी हम इन पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे, जो भी फैसला होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है जो डिप्टी स्पीकर साहब अभी फरमा रहे हैं, मेरे लिए वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है कि अगर पीटीआई इस फैसले पे पहुंचती है, जाहिर है ऑप्शंस ओपन है, लेकिन उन्हें चूंकि हिंट दिया है कि अगर पीटीआई इस फैसले पे पहुंचती है, ये फैसला करती है कि आज का जो स्पीकर का एक्शन है, आज के स्पीकर के एक्शन के खिलाफ वो कोर्ट में जाएं कि नहीं हमें डी नोटिफाई ना किया जाए, हमें डी सीट ना किया जाए, तो मेरे लिए कम अज कम ये ऑप्शन अगर एक्साइज होता है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। खुद इस्तीफे दिए तकरीबन 8-9 महीने हो गए, अप्रैल से लेके आज तक कहते रहे कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएं, और आज अगर कोर्ट्स को मूव करते हैं, क्योंकि पीटीएम ने इनिशिएटिव ले लिया, उन्होंने इनकी टॉप लीडरशिप को असेंबली से फारिग कर दिया। ये सही कह रहे होंगे, इनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। अगर एज अ स्ट्रेटेजी इन्होंने एक वार्न किया फेडरल गवर्नमेंट को कि हम आ रहे हैं, आप तैयार हो जाएं, और आज उन्होंने इनके 35 लोगों को फारिग कर दिया। लेकिन जो तसादम का माहौल है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि उधर से एक ऐलान हुआ, आगे से जवाब आ गया, जवाब दर जवाब, जवाब अज जवाब आ जा रहा है। हम तो खाली तमाशा ही हैं। ठीक है, वासिक जवाब देंगे आप इन्हें जो 35 लोग डी नोटिफाई हुए हैं? मेरी बात सुने, सबसे पहले मैं अपने पॉइंट को दोबारा से एलैबोरेट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस बात से मसला नहीं है कि हमारे 35 बंदों का इस्तीफा क्यों हुआ। ठीक, हमारा मसला ये है कि हमारे तमाम साथियों का इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर हुआ। अच्छा, बाकी जो 70 सीट जो बचती है, या इस्तीफा मंजूर करने के लिए या ओथ लेने के लिए
उसके जो रूल ऑफ बिजनेस होते हैं वो हमेशा गिवन होते हैं। हाउस कैसे चलेगा, साथी कैसे निकाल जाएंगे, साथी कैसे लाए जाएंगे, तो ये हाउस अपनी मर्जी से तो नहीं चल सकता ना जी। तो ये हमारा राज इस बात का है, और अगर हम इसके ऊपर कोर्ट में जाते हैं या अपना एहतजाज करते हैं तो वो इसलिए माकूल बात है। नहीं, अगर कोर्ट में आप ये चीज लेके जाएंगे कि सबके एक साथ क्यों नहीं हुए, या ये चीज लेके जाएंगे कि 35 क्यों हुए? दोनों बातों का मकसद एक ही है, 35 क्यों हुए सबका एक साथ करें, नहीं तो हम वापस आते हैं, हम इनको चैलेंज करेंगे हाउस के अंदर। यानी आप वापस आना चाह रहे हैं ना? अगर कोर्ट आपको, लेट्स सपोज आप चले जाते हैं, और वैसे तो इशारतन आपको अदालतों ने पहले भी कहा है कि असेंबली में जाएं और बातचीत करें, आपको ख्वाजा साद रफीक भी दावत देते रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आपको कहा है कि वापस आ जाएं, और बिल आखिर आप लोगों ने भी इंडिया दे दिया। स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जो सबसे मुश्किल मरला था वो पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करने का था, जो फाइनल कर दी, उसमें हमने तारीख भी दी और हमने टाइम भी दिया और उसको पूरा किया। इन सबको चुप लगी वहां पर। इन्होंने अपना वो तुरम खान भेजा हुआ था लाहौर में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ 4 दिन बैठने का। सॉरी, अब हम बात के ऊपर आते कि हमने वो कर लिया पंजाब का, और हमारा KPK भी हो गया। जब 2 बड़े सूबे आपके इलेक्शन में चले गए और 135 इस्तीफे आ गए, तो आपका मुल्क चलाने का क्या जवाब रह जाता है? कैसे चलाएंगे? मुझे चलाएंगे कैसे, नंबर 1। और नंबर टू कि अगर ये जाते हैं कि कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए जाते हैं कि हमें चलो मुल्क चाहिए, उसमें हमने मुल्क में हमारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, इन बजटरी कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस करने के लिए अगर कहीं लेजिटिमेसी तो इनके पास रहेगी नहीं, क्योंकि 2 बड़े सूबों में इलेक्शन हो रहा है। जब वो नहीं है तो इनको अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपको इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर इलेक्शन की तरफ जाते तो आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट PDM और उन्हीं का जो पाला गया है वो आ गया आपका अपोजिशन लीडर, ये दोनों मिलके तो फॉर्म तो नहीं करेंगे ना आपकी। लेकिन वासिक, इस चीज को मद्देनजर रखना भी बड़ा जरूरी है कि आप लोग कह रहे हैं कि असेंबली तहलील अभी KP की हुई नहीं है, तो अभी असेंबली तहलील हो जाएगी, लेकिन जो गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट्स पढ़ देती हूँ जो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी फरमाया है और जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, कि वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि असेंबली तहलील तो हो गई है लेकिन इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर सामने वाले आपको बता रहे हैं कि आपने कर तो दिया अपनी मर्जी से, लेकिन अब ये हमारी मर्जी से होंगे, तो आप लोगों के पास जो दोनों शेल्टर्स हैं वो भी गए और आपके पास अब पीछे जाने का भी रास्ता नहीं है। इस बात को मद्देनजर आप इस बात को ऐसे बयान करती हैं, जबकि मैं इस बात को ऐसे बयान कर रहा हूं कि PDM के पास कोई रास्ता नहीं है इलेक्शन कराए बगैर, वो रह नहीं सकते। इसलिए वो हमारे इस्तीफों को यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि कहीं ये वापस ना आ जाए, ताकि कल को केयर टेकर सेटअप बनाते वक्त हम और राजा रियाज मिलकर आपस में डिसाइड करें कि केयर टेकर सेटअप क्या हो रहा है। मैं आपको किताब में लिख के देता हूँ कि PDM वेरी सून इलेक्शन की तरफ जाएगी हर हालत में। चले, आपके जो बाकी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो लोग जाएंगे असेंबली, इरादा रखते हैं? यकीन इसका असेंबली जाने का जो हतमी फैसला है वो अभी करना बाकी है। ये फैसला नहीं हुआ, ये एक पॉलिटिकल मूव थी जो अभी खान साहब ने बात ही की तो वही उन्होंने आज से ये एक्टिविटी कर दी। मैं ये समझता हूँ कि अभी ये फैसला होना बाकी है और विद इन अ डे और सो हो जाएगा। चलें, ठीक है। और पंजाब की क्या किस्मत होगी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फराजा साहब, ये कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की असेंबली तहलील कर चुकी है और KPK की करने जा रही है, और ऐसे में वो विफाक को भी हिला दे, और ये भी कैसे मुमकिन है कि MQM नाराज है और विफाक भी बच जाए? देखें, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि PTI वफाक को छोड़े। PTI वफाक को पहले से छोड़ चुकी है। PTI ने तमाम अरकान ने खड़े होकर कौमी असम्बली के फ्लोर पर अपने इस्तीफ़ों का ऐलान किया। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई ये बात है कि वफाक को वो छोड़ देंगे, वो पहले से छोड़ चुके थे। एक नई स्ट्रेटजी थी, और अभी डिप्टी स्पीकर जो हैं अभी भी हैं, डिप्टी स्पीकर तो रहेंगे जब तक नए डिप्टी स्पीकर नहीं बनते। जैसे ये कह रहे थे कि इनकी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, अब उनकी अपनी आपस में जो मुशावरत है उसमें क्या स्ट्रेटजी आती है, लेकिन वफाक को वो पहले ही छोड़ चुके हैं। सिर्फ इमरान खान ने जो लिंक किया परसों अपनी बात को, वो लिंक ये था कि हम असेंबली में वापस आने का प्लान कर रहे हैं ताकि
वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ राजा रियाज के साथ मिलकर एक सेकंड राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान वजीर आज़म अपनी मर्जी का ना बनवा लें और इनकी से ना हो, तो इनका वापस आने का जो बज़ाहिर उन्होंने लिंक किया, मैं उसको अहमियत देता हूं। अब जो दूसरी बात है एमकेएम वाली, नाराज है एमकेएम माजी में भी बड़ी दफा नाराज रही, लेकिन एमकेएम ने वादे कर दिया कि हम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, हम काबीना का हिस्सा हैं, तो वो उस कंपोनेंट तक जो कराची में है, हैदराबाद में है, लोकल बॉडीज के हवाले से है, उस हद तक वो अपनी रिजर्वेशन एयरेंगे। उन्होंने बाकायदा फैसला किया है, सोच समझ के उन्होंने बायकॉट करने का फैसला किया। नई मेयरशिप आएगी, किसके पास नया मेयर बनेगा, शहर के हालात बदलेंगे नहीं बदलेंगे, एमकेएम को एक लेवरेज जरूर रहेगा कि हम नहीं आए थे, इस वजह से टर्नआउट कम रहा, हम चूंकि नहीं है उस मेयरशिप वाले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में, तो अब देखें शहर की क्या हालत है। वो अपने तौर पर अपना एज रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान किया वादे तौर पर कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में जब हम पंजाब असेंबली की बात करते हैं और उसकी तहलील की बात करते हैं, तो इस पूरी सिचुएशन में नुकसान ज्यादा किसका हुआ है? क्योंकि जरदारी साहब ने बड़ी कोशिश की कि पंजाब असेंबली ना टूटे, वो नाकामी हमने देखी। फिर ये भी कोशिश की गई कि रोका जाए नून लीग की तरफ से, वो भी नहीं हुआ। हमजा शहबाज शरीफ है नहीं, पंजाब में मौजूद है। तो ये पूरे एपिसोड में खास करके पंजाब की सियासत में ज्यादा नुकसान किसका हुआ, तहलील करने वालों का या जो तहलील रोक नहीं पाए उनका? पॉलिटिक्स में कोई इमीडिएट नुकसान या फायदे की असेसमेंट नहीं होती, इट्स ऑलवेज लॉन्ग टर्म। अगर अपनी हुकूमत चली गई है, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर नुकसान हुआ है तो वो तो परवेज इलाही का हुआ है और पंजाब के आवाम का हुआ है। वो तो बड़े खुश हैं, वो तो जम करने की बातें हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर नहीं, जम करने की बातें वो तो उन्होंने कल कहा था कि हम जम हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो उनको फिर टेक्निकल प्रॉब्लम है। और अगर जम भी हो जाएं, एक मिनट, अगर फर्ज किया परवेज इलाही जम हो जाएं, तो परवेज इलाही इमरान खान के सामने ऐसे ही बैठेंगे जैसे असद उमर साहब बैठते हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब बैठते हैं, जैसे परवेज खटक साहब बैठते हैं। मीन के हुक्म तो इमरान खान का चलेगा ना, अथॉरिटी इमरान खान की चलेगी, फैसले इमरान खान के चलेंगे। इधर तो परवेज इलाही के साथ एक बारगेन पोजीशन थी ना, अलहदा पार्टी थी, 10 बंदों के साथ वो चीफ मिनिस्टर बन गए, 10 बंदों के साथ वो स्पीकर रहे। सॉरी, क्लियर नहीं हुई वजन था परवेज इलाही साहब का इत्तेहादी के तौर पे। जी एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूं कि इत्तेहादी के तौर पे उनकी अपनी आइडेंटिटी थी, उनका एक वजन था। और जैसे ही बारगेन पोजीशन आप देखें ना, उस अपनी सेपरेट आइडेंटिटी में रहते हुए उन्होंने इधर भी दुआए खैर पढ़ी, फिर ये कहते हैं कि वो मुकर गए थे उस दुआए खैर पढ़ के, इमरान खान ने उनको ले लिया। अगर वो पीटीआई का हिस्सा होते, फर्ज किया आप शुरू से ही, तो फिर कंसिडरेशन में हो सकता है आ जाते, हो सकता है ना आते। यहां तो कंपल्शन बनी थी ना दोनों बड़ी जमातों की या दोनों बड़े इत्तेहादों की। इमरान खान की भी कंपल्शन बनी कि नहीं परवेज इलाही, चूंकि वो 10 का फिगर डिफरेंस भी 10 का है तो परवेज इलाही बनेंगे। इधर से पीडीएम की तरफ से भी कंपल्शन बने थे ना कि हमारे 10 बंदे कम है, तो ये हमारे बंदों का चूंकि आपने जिक्र किया है, यूनिक सी पोजीशन। वासिक मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि नून लीग के कुछ बंदे राब्ते में हैं और जाहिर है उन्होंने उसके लिए एक स्ट्रेटजी भी अपनाई है, कोई टेस्ट भी है कि वो पास करेंगे तो फिर हम देखेंगे कितने बंदे राब्ते में हैं भी या नहीं है आप लोगों के राब्ते में, कि ये भी आपने थरतल्ली के लिए किया है, कोई स्टेटमेंट है? ठीक है, वासिक से जो है वो राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। वासिक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल मैं रिपीट कर देती हूँ इफ यू वांट मी टू, लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है। ठीक है, let's just fix this. Wasik, can you hear me? Yes, I can hear you. Hello. हाँ जी वासिक, सवाल ये है कि खान साहब ने जो है वो कहा है कि नून लीग के बंदे कुछ हमसे राब्ते में हैं नून लीग के बंदे आप लोगों के साथ, कि ये भी एक सियासी स्टेटमेंट है जैसे असेंबली में वापस जाने वाली थी। हमारी असेंबली में वापस जाने वाली सिर्फ सियासी स्टेटमेंट नहीं है, मैंने ये कहा था कि उसका फैसला अभी हमने करना बाकी था। और यकीनन आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है जिसको आप 1 2 3 प्लान ABC करके लॉन्च करते ही हैं। इसी तरीके से यकीनन हमारे साथ बंदे राब्ते में भी हैं, और बंदे क्यों ना राब्ते में हो, जिस बंदे को पाकिस्तान में सियासत करनी है
उसको एक नैरेटिव का वोट हमेशा कितने चाहिए। बंदे वासिक राब्ते में है? ये तो अभी डिस्क्लोज करना बाकी है, बट यकीनन सीनियर लेवल के ऊपर कुछ साथियों ने इजहार किया कि उनका तो वैसे सियासी कैरियर तो फौतगी तो हो चुकी है ना पीडीएम की, और जब फौतगी होगी हो तो फिर यकीनन जिन लोगों का सियासी मुस्तकबिल होता है उसको फोरसीन करते हुए लोग अपनी वाबस्तगी को यकीनन चेंज करते ही हैं और बताते ही हैं। देखिए क्यों ना। ठीक, वही तो ज़ाहिर सियासी स्ट्रेटजीज होती हैं बराचा साहब, लेकिन हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है, हमारी जो मुआशी तौर पे हालत है, और फिर ऐसे में वजीर आजम साहब बाहर तो बात कर रहे हैं कि हम इंडिया से बात करें, अंदर घर के लोगों से बात करने में क्या कबाहत है? बराचा साहब, कैन यू हियर मी? जी अभी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं वासिक से उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कंप्लीट ले लूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं। वासिक जी जी, आप बता रहे थे कि ये आपकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जैसे असेंबली में वापस जाना, एक ABC। ये देखिए, अगर आप मुझसे पूछे सारी बात का जो मुद्दा है वो मैं बयान कर दूं। मुद्दा सिर्फ ये है कि पीडीएम के पास बेचने को, आवाम में जाने को कुछ भी नहीं है। बुरे तरीके से फेलियर हो चुका है। जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा नहीं हो सका। वो इकोनॉमी का डंडोरा था, बुरे तरीके से फेलियर हुआ है। शहबाज शरीफ एक्सपोज हुए। इनके एक्सपोज होने की वजह से जो PMLN है उसके अंदर दरारें पड़ गई हैं। बेटी उनकी जो है वो मरियम और वो उनके वालिद साहब, उनका धड़ाई मुख्तलिफ बन चुके हैं। जो हुकूमत में रहना चाहते थे वो अलग हो चुके हैं। उनके जाने का एक ही मकसद था, वो मकसद था अपने पैसे माफ करवाना, केसेस माफ करवाना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब उन्होंने करवा लिए। इससे ज्यादा उनको अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब इस बात को हमने नैरेटिव बना के एक्सपोज किया तो फिर क्या हुआ, 20 में से 15 सीटें ठीक है वासिक, चले मैं आपकी ये बात मान लेती हूं कि नून लीग के पास वोट को इज्जत दो का बयानिया उनका कमजोर हो गया है, उनके पास कोई बयानिया नहीं है इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या बयानिया है? मुस्तकिल बयानिया क्या है? किसका बयानिया? मुस्तकिल बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या है आवाम को बेचने के लिए? हमारा बयानिया एक ही है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। ये बिल्कुल एक बॉटम लाइन बात है जिसके ऊपर किसी से ना कोई बात हो सकती है, इसके अलावा ना इसके ऊपर हम लचक ला सकते हैं। और ये पर्सनल नहीं है। आप अपनी मुआशी सूरत-ए-हाल को देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक है, और क्या ये सब कुछ पाकिस्तान तरीके किसी सपोर्ट के बगैर करने जा रही है? ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि पीडीएम कहती है कि हम एक पेज पर हैं। एक ब्रेक के बाद फराजा साहब, पंजाब में हुकूमत ने तो अपने नाम जो है वो दे दिए हैं, ऑपोजिशन की जानिब से रहते हैं, और फिर अभी वक्त तो है। बहरहाल आपको ये मामला हल होता नजर आ रहा है या फिर ये भी इलेक्शन कमीशन ही हल करेगी? अब हम कैसे ये बात तस्वर करें कि एक दूसरे के नामों पे इत्तफाक करेंगे, जब आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूं कि मुल्क की तरफ देखना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आपस की सियासी लड़ाई के हवाले से। हर एक पार्टी के पास, हर एक फरीक के पास एक से बढ़कर एक आर्ग्यूमेंट है, और खुदा की पनाह कि कोई दूसरे की बात सुनना पसंद करे। तो मैं नहीं समझता कि जो नाम आज दो आए नून लीग की तरफ से और दो नाम जो आए थे पीटीआई की तरफ से, इन पर कोई इत्तफाक राय होगा। अल्टीमेटली इन चारों में से इलेक्शन कमीशन के पास नाम जाएगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस की तो कंसल्टेशन हो नहीं रही। फिर पार्लिमानी कमेटी बनेगी, वो भी ज़ाहिर है उसी डिवीजन पे है कि अगर हमदा शहबाज शरीफ मना कर दें अपने बंदों को तो वो नहीं मानेंगे, उधर से इमरान खान अपने बंदों को मना कर दें तो वो नहीं मानेंगे। हाँ, इलेक्शन कमीशन के पास ये जो चारों नाम हैं, नासिर खोसा साहब तो खैर उन्होंने इनकार कर दिया, मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन इन चारों में से बनेगा एक ही, लेकिन वो बनेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जब सियासतदान ये कहते हैं, अभी डिप्टी स्पीकर साहब भी यही फरमा रहे थे कि इदारों की तरफ ना भेजा जाए, सियासतदान खुद मामलात का हल करें, तो मैं भी यही उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जब आप आपस में इत्तफाक नहीं करेंगे तो फिर उसका सलूशन जो आइन में दिया हुआ है अल्टीमेटली उधर ही जाएगा, और मुझे ये भी इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता नजर आ रहा है। यानी हर मर्तबा हम यही देखेंगे वासिक के लड़ाई हमारी आपस की है।
आप मेरी बात सुनिएगा। देखें, थोड़ा सा बंदों को कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो बेहतरी की तरफ बात जाए उसको भी वेटेज देना चाहिए, और जो बेहतरी की बात करे उनको भी वेटेज देना चाहिए। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि आहत चीमा का नाम देने में किस कदर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम सिंसेर है कि हम लोग इस मामले को अफाम तफहीम और मुफाहमत के साथ हल करें। और आप उसके कंपैरेटिवली आप पीटीआई के नाम देख लें, सुखेरा साहब, उनकी पर्सनैलिटी का आप कर लें, आप खोसा साहब को देख लें, गो कि उन्होंने उसके लिए ना किया, बट यकीनन उनको रिव्यू करना चाहिए। पहले भी बात की, फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर ट्वीट किया। सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक वो बंदा जो नैब ज़दा हो और नैब के इतने स्वेयर केसेस के बाद उसका नाम दे देना केयर टेकर सेटअप के लिए, आप क्या चाहते हैं? मुल्क में इलेक्शन ना हो, खून रेजी हो, और जो इलेक्शन हो वो मुतनाज़ा हो। वो इसलिए मुतनाज़ा होता है कि आपकी हर अमल के पीछे बदनीयती जाहिर हो जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यकीनन इदारों के पास तब ये बात नहीं जाएगी जब हम पॉलिटिकल अप्रोच को पॉजिटिव रख के एक दूसरे के साथ बैठेंगे। दिमाग में शैतान चल रहा हो और आगे बंदा रहमान की बातें करे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये क्या बात हुई भाई? आप कम से कम ऐसे नाम तो देते जिनके ऊपर डिबेट होती, जिसके ऊपर बैठते, पार्लिमानी कमेटी बनाता स्पीकर, उसके ऊपर बात बन जाती, 2 बंदे आपके, 3 बंदे हमारे, 3 आपके, बैठ के बात कर ले, फैसला कर लेते। अगर तब डेडलॉक होता किसी नाम के ऊपर, फिर जाते इलेक्शन कमीशन में, फिर बात होती कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन भी ऐसा जिसके ऊपर पहले ही इतनी रिजर्वेशन है। आप लोगों को तो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है बनती है। आप उनके हर अमल को देख लीजिए कि वो ऐसे लगता है जैसे पीडीएम के इलेक्शन कमीशन है, पीटीआई का उनके साथ ताल्लुक ही नहीं है। इसको रिव्यू करना चाहिए। ये पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्मोइल है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, और ऐसे मौके अगर इतना अहम इदारा, इंडिपेंडेंट इदारा अगर ऐसा होगा तो फिर बड़ा सवाल उठेगा। ठीक है, सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये जो मामला है ये मजीद प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, खींचता जा रहा है। असेंबली में आने की बात होती है तो असेंबली के 35 इस्तीफे जो अरकान के हैं वो मंजूर कर लिए जाते हैं, और एक नया जो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कट्टा, वो खुल जाता है। ये क्यों है ऐसा कि हम हर बार जो है कोई नई एक चीज जो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन हम बातचीत नहीं करते हैं, आके बैठते नहीं हैं, इदारों की इन्वॉल्वमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन हमें इदारे ही आके ठीक करेंगे तो हम ठीक होते हैं। देखिए, बात यह है कि सियासत यूजुअली दुनिया में होती है अवाम के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए, अवाम के हकूक की आवाज उठाने के लिए, मुल्क को जो है वो किसी प्रोग्रेसिव किस्म के रास्ते पर डालने के लिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासत होती है बारी के लिए कि भाई मैं और वजीर आजम मैं उड़े कुर्सी नहीं छड़नी। कोई कहता है जी मैं वजीर आजम नहीं हूं तो अगली बारी मैं लेनी है। अब जब आप बारी की सियासत करेंगे और अवाम की सियासत नहीं करेंगे तो उस वक्त इस किस्म के कट्टे भी खुलते रहेंगे और तमाशे भी होते रहेंगे। कि आप देख लें कि मुल्क में महंगाई की शरह क्या है, मुल्क में तेल की कीमतें क्या है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें क्या है, कितने कारोबार बंद हो चुके हैं। इस बात का कोई इदराक नहीं है किसी को, मगर रोज टीवी के ऊपर ये चीजें डिस्कस होने की बजाय एक नया तमाशा डिस्कस होता है। कभी पंजाब में कुछ हो रहा है और अब यहाँ पे वो एज अ प्रेशर टैक्टिक जो है इमरान खान ने ये कोशिश की कि भाई ठीक है हम सारे इस्तीफे दे देते हैं। आपने उस वक्त इस्तीफे कबूल क्यों नहीं किए? अब उन्होंने पंजाब असेंबली तहलील की और वो अपनी इलेक्शन कराओ मार्च जो है और मुल्क बचाओ मार्च उसके लिए शुरू हुए उन रैलीज के लिए। तो आपने कहा इससे पहले कि वदम एतमाद का वोट लें असी ना दे 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए ताकि ना स्ट्रेंथ कट जाए। तो बेसिकली ये अवाम को दिखा रहे हैं इस मुल्क के सियासतदान कि इसका उनके मसाइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये पैगाम दे रहे हैं कि अवाम जाए जहन्नम में साडी बारी रहनी चाहिए, असी इक़्तिदार च रहिए, सानू बारी मिलती रहे। अवाम का क्या है, अवाम पागलों की तरह पीछे लगे रहेंगे। ये पैगाम दे रहे हैं शेख वकास साहब। लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्या है? मतलब ये कोई आके बैठेगा और बताएगा कि हमें सालिसी करनी है, आओ बैठो टेबल पे, हम उसकी तरफ देख रहे हैं। जिस वक्त बच्चों को बार बार रोका जाए और वो ना माने तो फिर कुछ बड़ा आके दोनों के कान पकड़ के उनकी तबीयत साफ कर देता है। लेकिन बड़ा तो ये पॉलिटिकल है, बड़ा तो खामोश है इस वक्त। जी ये पॉलिटिकल को पॉलिटिकल होने को टाइम लगता है और आगे भी ये पॉलिटिकल होते हुए कितनों के दिमाग जो है फिट किए हैं। ये बंदे दे बच्चे ना बड़े सियासतदान दे अपने आप ठीक हो जाएंगे। कोई ना कोई पकड़ेगा इनके कान और इनको बिठा देगा, फिर इन्होंने वारियां भूल जाएंगी सारे। ठीक है, लेकिन शेख साहब इलेक्शन की बाज़गश्त हो रही सुनाई दे रही है। आपको लग रहा है कि ये जो इलेक्शन खेल रहे हैं, इलेक्शन रोको, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन हो भी रहे नजर आ रहे हैं आपको इस साल होते हुए? मैं आपको बताता हूँ,
पंजाब में असेंबली तहलील हो गई है, सिर्फ फैसला होना निगरान वजीर आला का, इलेक्शन तो होने हैं। तो जो तहलील हो गई है असेंबली को दोबारा तो नहीं वापस होने लगी, वो इलेक्शन तो होने। अब टर्मोइल ये है कि क्या नेशनल असेंबली का इलेक्शन उसके साथ होगा या बाद में होगा। लेकिन शेख वक़ास साहब, यहाँ पर तो टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बात हो रही है। यहाँ पर तो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि आ जाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट जाएगी हमारी मर्जी से। यहाँ तो ये भी बातें हो रही हैं। टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए भी पहले कम से कम नेशनल असेंबली का जाना या तहलील होना तो जरूरी है ना जी। टेक्नोक्रेट सेटअप ऐसे कैसे आ जाएगा कि नेशनल असेंबली अपनी जगह पे होगी और टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो उसके लिए भी किसी जो है वो कंसेंसस की जरूरत है। अगर वो ये नहीं कर सकते हैं तो फिर तमाशा वही अपनी जगह के ऊपर होगा। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ऐलान तो तब होगा कि जब आप उसके ऊपर कोई या उसको वो कोर्ट में हो सकता है या वो नेशनल असेंबली में हो सकता है। इसके अलावा वो कहाँ हो सकता है? नेशनल असेंबली के अलावा ये कहाँ फैसला कर सकते हैं? और इनके पास ठीक है शेख साहब, लेकिन ये भी मद्देनजर रखने वाली पॉइंट है कि पीटीआई कहती है कि नून लीग ने एनआरओ लिया, नून लीग कह रही है कि पीटीआई वालों को एनआरओ दिया गया। अब आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल में, चूंकि एनआरओ की तो एक रही है सियासत हमारे मुल्क में, हिस्ट्री रही है बल्कि, तो एनआरओ अब किसी को मिलता दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसके बगैर ही काम चलाओ? नहीं, मुझे तो जिस राह पे ये चल निकले हैं जी, मुझे तो उसमें कोई एनआरओ नहीं नजर आ रहा। हाँ, मैं ये जरूर समझता हूँ एनआरओ में आमतौर पे माफिया ही मिलती होती हैं। मैं इन मुल्क की तमाम पार्टियों को कहूंगा कि इस अवाम को एनआरओ दे दी, उसी अवाम ने माफी दो, बंदे दे बच्चे बन जाओ, जिस काम वास्ते वोट लेने अपने काम करो बस। ठीक है, कोई तमाशा ना दिखाए अपना। हाँ ठीक है साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पराठा साहब, अब हल जो है वो ज़ाहिर है शेख वक़ास अकरम साहब ने तो बता दिया, लेकिन आपको हल क्या नजर आ रहा है आने वाले वक्त में? आपको लग रहा है कि हर चीज अपने वक्त पर होगी? देखिए ना, हल जिस तरह का हल मैं सोच सकता हूं या आप सोचना चाह रही हैं वैसा तो हल नहीं होगा। अदर से 2 नाम आए, इधर से 3 नाम गए थे, और अभी आपने डिप्टी स्पीकर साहब की बात सुनी कि इनके नाम तो बड़े अच्छे हैं, उनके नाम गलत हैं, और वो कहते हैं कि अहाद चीमा को जलील किया गया, अहाद चीमा के खिलाफ सियासी इंतकाम लिया गया, अहाद चीमा के खिलाफ अगर कुछ होता तो वो अदालत उस वक्त प्रूव कर। अहाद चीमा उस वक्त निकले थे जेल से जब अभी ये अमेंडेड नैब लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था, तो लिहाजा उसके खिलाफ कुछ नहीं था। तो इस सिनेरियो में जब इतनी डिवीजन है, जो हल आप कहें, जो हल मैं समझूं, वो तो हल नहीं निकलेगा। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, एक बात तो क्लियर है कि इलेक्शन तो होने हैं। इलेक्शन अगर अभी नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, इलेक्शन अक्टूबर में तो होने हैं। और अगर इलेक्शन मई में हो जाए, क्या फर्क पड़ता है 2, 3, 4 महीने का? इसलिए जो शेख साहब बात कर रहे हैं कि अवाम को एनआरओ दे दें, मेहरबानी करें, बात उनकी बड़ी लॉजिकल है, बड़ा वजन है उस बात में। लेकिन बात जो उर्दू के अगर मुहावरे हम बोलें तो फिर वो भी है ना कि कंबल को तो मैं छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो इसलिए ये अगर आप आइडियल सोल्यूशन सोच रही हैं या मैं सोचूं तो कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसी लड़ाई भिड़ाई में जी 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 कोई सियासी जमात, मैं कहता हूं कि जो जी जी कोई सियासी जमात पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, कोई सियासी जमात दूसरे के गिरबान में हाथ पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों तरफ से कहीं देखे ना, ऑडियो वीडियो आ जाती है, उधर से केसेस आ जाते हैं। हल क्या है? आपके पास कोई हल है? हल मेरे पास है ना जी। हल मेरे पास ये है कि आप फिल मुल्क में इलेक्शन कराएं, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आए और वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के अगले फैसले करे और चलाए। ये कौन सी गवर्नमेंट है जो मिड ऑफ द एक गवर्नमेंट अपना शब खून मारे, इलीगल तरीके से आए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आए, और अगर ये झूठ होता तो अवाम वोट ना देती। अवाम की वोट का क्यों असर है कि हम डेमोक्रेसी का शोर मचा रहे कि जमहूरियत है, तो फिर जमहूर की आवाज सुने ना, फिर इसमें जिद ना करें। ठीक है, वासिक कयूम बहुत शुक्रिया, शौकत बादशाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल हल जो है वो अवाम के वोट में है, वोट की ताकत से तब्दीली आ सकती है, मगर कब ये मालूम नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।